Assalamualaikum. Welcome to my channel. लेक्चर नंबर 25 कैपेसिटर्स एंड करंट फिज़िक्स 101 का है. काइंडली इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि फिज़िक्स 101 के लेक्चर जो हैं फाइनल टर्म के एग्ज़ाम से पहले इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे. तो इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा. वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा. चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर नोटिफिकेशन की नोटिफिकेशन मिल सके. तो उसके बाद हमारे पास क्या है, आप साथ हैंडआउट्स खोल लें क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स हैंडआउट से लिखे हुए हैं. कोई भी पॉइंट जो है एक्स्ट्रा नहीं है. तो हर पॉइंट को मैंने डिटेल से समझाया हुआ है और डिटेल से मतलब इजी वे में इसको लिखा हुआ भी है. तो आप काइंडली हैंडआउट्स ओपन कर लें और साथ अगर अपने रफ़ नोट्स रफ़ कॉपी पे अगर कुछ लिखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो वो भी ओपन कर लें. तो पहला हमारे पास है कैपेसिटर्स एंड करंट. पहला पॉइंट है कि हमारे पास कैपेसिटर किस लिए यूज़ होते हैं. कैपेसिटर्स हमारे पास क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना चाहते हैं तो हम लोग कैपेसिटर यूज़ करते हैं. कैपेसिटर क्या करता है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी टाइम के लिए स्टोर करता है और जब हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है, जब हम उसको यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसको वहाँ से यूज़ कर सकते हैं. अच्छा जी, फॉर्मेशन कैसे होती है कैपेसिटर की. फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर्स हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, वो चाहिए होती हैं. तो हम क्या करते हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट्स लेते हैं और उनको सेपरेट कर देते हैं और एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं और वो एक डिस्टेंस पे होती हैं जिसको मैंने यहाँ पे डी दिया हुआ है. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो हमारे पास क्या है, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है. एक प्लेट पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं और एक प्लेट पे हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं और उनको हमने डिस्टेंस डी पर रखा हुआ है. तो ये हमारे पास क्या बना देगा, एक कैपेसिटर बन जाता है. अब इन दोनों हमारे पास जो इन दोनों प्लेट्स हैं, उन दोनों प्लेट्स को हमने वायर के साथ अटैच किया हुआ है. ठीक है. हमारे पास जो कैपेसिटर्स होते हैं वो किसी भी शेप के हो सकते हैं, मतलब उनकी अरेंजमेंट किसी भी शेप की हो सकती है. वो प्लेन भी हो सकते हैं, वो सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, वो स्फेरिकल भी हो सकते हैं. मतलब किसी भी शेप के हो सकते हैं और किसी भी साइज़ के हो सकते हैं और दे शुड बी एट द डिस्टेंस डी. अगर हम क्या करते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बाय अटैचिंग अ बैटरी. जब हम बैटरी को अटैच करते हैं इन दोनों प्लेट्स के दरमियान तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से चार्जेस मूव करना शुरू कर देते हैं. प्लेट से एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ चार्जेस मूव करना शुरू कर देते हैं. हम जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते जाएंगे, मतलब जितनी ज़्यादा हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते जाएंगे उतने उतने चार्जेस ज़्यादा मूव करते जाएंगे. इन चार्जेस की मूवमेंट की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है. अभी आप आगे देखेंगे, मैं आपको डायग्राम के थ्रू ज़्यादा क्लियर आप लोगों को समझ आ जाएगा. द अमाउंट ऑफ चार्ज पुश्ड ऑन द कंडक्टर इज़ प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड. एक बात याद रखिएगा कि जैसे कि हम लोग अगर बैटरी अटैच करते हैं तो जितना हम वोल्टेज दे रहे होते हैं उतने चार्जेस हमारे पास जो होते हैं वो पुश्ड हो रहे होते हैं कंडक्टर्स के ऊपर. मतलब अगर हम वोल्टेज कम रखेंगे तो चार्जेस कम फ्लो होंगे, वोल्टेज ज़्यादा तो चार्जेस भी ज़्यादा. मतलब ये डिपेंड करता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी. तो क्यू इज़ इक्वल्स टू सी वी कर दिया. और यहाँ पे हमारे पास सी क्या है, दैट इज़ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर. तो C इज़ इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V. यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा. अब नोट से आप लोग फर्स्ट पॉइंट को सिर्फ रीड करें तो मैंने वही तमाम बातें इसमें इजी वे में डिस्कस की हुई हैं जो आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएंगी. उसके बाद मैं सेकंड पॉइंट की तरफ जाती हूँ कि हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे. ये हमारा सेकंड पॉइंट है नोट्स के ऊपर. आप देखेंगे जी, हमारे पास क्या है, एक ऊपर प्लेट है जिस पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक नीचे प्लेट है जिस पे नेगेटिव चार्जेस हैं. उनको हमने डिस्टेंस डी पे रखा हुआ है. मैंने भी कहा था कि जब हम इन दोनों प्लेट्स के दरमियान वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देंगे. मतलब मैंने वी वोल्टेज अप्लाई किया. जो चार्जेस कहाँ से फ्लो करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारे पास चार्जेस ने फ्लो करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था उसने भी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में चार्जेस फ्लो करते हैं. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं. अब हम क्या करते हैं, गॉसेस लॉ को रिकॉल करें. आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, दैट इज़ इक्वल्स टू EdA. ये एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था. एक और गॉसेस लॉ से, दैट इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड अ सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. दोनों इक्वेशंस को जब हम इक्वेट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन दिस, सेकंड इक्वेशन इज ऑफ गॉसेस लॉ, दोनों को जब इक्वेट करते हैं तो E इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉमन आ गया. सो EA इज इक्वल्स टू
क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान ये लाइंस की फॉर्म में था, इन दोनों प्लेट्स में के दरमियान और स्पेस में जो था वो निकल आएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब हमारे पास क्या है, पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू ई डी। ये तमाम फार्मूलाज हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर V इज इक्वल टू इस वीक ये E की जगह हमने क्या कर दिया, ये वैल्यू डाल दी। जब Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए एज Q इज इक्वल टू सी वी, फिर हमने क्या किया, Q की जगह सी वी डाल दिया, सी वी डाल दिया। अब ये V और ये V कैंसिल हो जाता है। एप्सिलॉन नॉट हमने निकालना क्या है, C निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D इज इक्वल टू C। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। इस तरह हम कैपेसिटेंस निकालते हैं कैपेसिटर से। अब एक दफ़ा और आप इसको देख लें बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कैपेसिटर्स कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हमारे पास कितने फार्मूलाज हैं, दो फार्मूलाज हैं, एक गॉसेस लॉ है और दूसरा EDA। दोनों को इक्वेट करेंगे, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। जैसा कि हमें पता है कि पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो हम लोग क्या करेंगे, E की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो पुट कर देंगे, फिर उसके बाद आगे Q की वैल्यू पुट करेंगे। जब Q की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद उसके बाद हमारे पास क्या है, जब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। तो आप यहाँ से देखेंगे कि C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। मतलब जितना डिस्टेंस होगा प्लेट्स के दरमियान उतनी ज़्यादा हमारे पास कैपेसिटेंस होगी। इन्वर्स रिलेशन है ना, जितना D ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, उतनी कैपेसिटेंस कम होगी, और जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगी। ये हमारे पास रिलेशन हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम यूनिट्स की तरफ जाते हैं। हमारे पास यूनिट्स क्या है इसके, कूलम पर वोल्ट। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, Q होता है C इंटू V। ये हमारे पास हो गया जी, Q इज डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू C। चार्ज किस में होता है, कूलम में, वोल्टेज V में। तो कूलम पर वोल्ट जो होता है दैट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है हमारे पास, फैरेड। सही हो गया। अब कैपेसिटेंस डिपेंड किन चीज़ों पे करती है, कैपेसिटेंस डिपेंड करती है ज्योमेट्री पे, साइज़ ऑफ प्लेट्स पे, गैप बिटवीन द प्लेट, मतलब कितना साइज़ है प्लेट्स का, उन दोनों के दरमियान गैप कितनी है, और उनकी ज्योमेट्री कितनी है, मतलब किस शेप में है, प्लेन है, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, हर किसी का डिफरेंट होगा। बिकॉज आपने जब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ाया तो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D, सिलेंड्रिकल के लिए एरिया और होगा, प्लेन के लिए और होगा, और हमारे पास जब स्फेरिकल सरफेस होगी उसके लिए एरिया और होगा। तो दैट इज डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री। तो मैं अभी यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि ज्योमेट्री क्या कह रही है, स्फेरिकल, प्लेन या सिलेंड्रिकल। ठीक। अच्छा जी, अगला हमारे पास है, अभी आप सेकंड पॉइंट अपने नोट्स से पढ़ें, बहुत इजी आप लोगों को लगेगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या मतलब, कैपेसिटर्स को हम डिफरेंट वे में कनेक्ट कर सकते हैं। पहला जो हमारे पास है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें हमारे पास पैरेलल जो है कैपेसिटर्स कनेक्टेड है। इसमें हमारे पास क्या होता है, चार्जेस मुख्तलिफ होते हैं। ये Q1 है, ये Q2 जो है, वोल्टेज हमारे पास सेम रहती है थ्रू, मतलब कि वोल्टेज चेंज नहीं होती। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या होगा, फॉर ईच कैपेसिटर, पहले हर कैपेसिटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कैपेसिटर के लिए चार्ज क्या है, चार्ज डिफरेंट है, कैपेसिटेंस भी डिफरेंट होगी, वोल्टेज हमारे पास सेम रह रहा है तो V इसी तरह रहेगा। तो चार्ज फॉर अनदर कैपेसिटर क्या होगा, Q2 इज इक्वल टू, ये हमने ये इस फॉर्मूले से लिखा है, मतलब Q1 C1 V, Q2 C2 V। V इज़ कॉमन, मैंने भी कहा था वोल्टेज इसमें सेम रहेगी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को इन दोनों चार्जेस को हम लोगों ने ऐड कर लेता है, मतलब Q1, तो इट विल बिकम Q1 प्लस Q2। जब Q2 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इन दोनों की वैल्यूज़ डालेंगे, C1 V C2 V। वोल्टेज क्या होगा, कॉमन ले लिया, तो कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। यहाँ से जब Q जो होता है दैट इज़ इक्विवेलेंट चार्जेस, तो कैपेसिटेंस भी इक्विवेलेंट होगी। जाहिर की बात है कि जब Q इक्विवेलेंट होगा तो कैपेसिटेंस भी इक्विवेलेंट होगी तो वोल्टेज सेम रहेगी। तो इसकी वैल्यू भी हम डालेंगे। जब इसकी वैल्यू हम डालेंगे तो ये वोल्टेज इस वोल्टेज से कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट आ जाता है हमारे पास C1 प्लस C2। क्या आप देख रहे हैं, सही हो गया।
उसके बाद हमारे पास है जी, अब हमारे पास ये मैंने जो पैरेलल कम्बिनेशन था, इसमें जो हर कैपेसिटर जो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटर होता है वो सिंगल कैपेसिटर से हमेशा ज़्यादा होता है। मतलब C इक्विवेलेंट इज़ ग्रेटर दैन C1, C इक्विवेलेंट इज़ ग्रेटर दैन C2। मतलब C इक्विवेलेंट जो होगा हर सिंगल कैपेसिटर से ज़्यादा होगा इन केस ऑफ पैरेलल। मीन ऑफ सीरीज़ कम्बिनेशन में कैपेसिटर्स सीरीज़ में अटैच है, देख रहे हैं। इसमें हमारे पास 3 मैंने कैपेसिटर्स लिए, ठीक है। ये 3 कैपेसिटर्स हैं, इन तीनों कैपेसिटर के देन इक्विवेलेंट। इसमें हमारे पास ये वोल्टेज अप्लाई किया, पहले वोल्टेज इधर आया, डिवाइड हो गया, मतलब इसका वोल्टेज इसने अपना वोल्टेज ले लिया, इसमें वोल्टेज अपना आया, इसमें वोल्टेज आया, मतलब एक ही वोल्टेज जो V था वो डिवाइड होके आ गया। इसमें हमारे पास जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन चार्ज हमारे पास सेम रहेगा, दैट इज़ Q Q Q। मतलब वोल्टेज डिवाइड हो गया लेकिन चार्ज हमारे पास सेम रहेगा। तो हम लोग वोल्टेज कैसे निकालते हैं, उसी फॉर्मूले से, Q इज इक्वल टू CV, Q डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू V। मतलब वोल्टेज 1 के लिए Q डिवाइडेड बाय C 1, और फॉर वोल्टेज 2 के लिए क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय C2। हमने क्या करना है, टोटल वोल्टेज कैसे निकालेंगे, मतलब इक्विवेलेंट वोल्टेज, दैट इज इक्विवेलेंट वोल्टेज दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V1 की वैल्यू ये है, पुट करेंगे इसमें, V2 की वैल्यू ये है, पुट करेंगे इसमें। V इक्विवेलेंट की क्या होगी, उसमें हमारे पास कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट आ जाएगा, डिवाइड बाय C इक्विवेलेंट। सही है, ये डाला मैंने। यहाँ Q का चार्ज था, मैंने Q कॉमन ले लिया, 1 डिवाइड बाई C1 1 डिवाइड बाई C2। ये जो चार्ज था उसको नीचे लेके आए, ये आपस में कैंसिल हो गए। 1 डिवाइड बाई C इक्वल टू 1 डिवाइड बाई C1 प्लस 1 डिवाइड बाई C2। हमारे पास सीरीज़ में जो टोटल कैपेसिटेंस होती है वो लेस देन होती है किसी भी एक सिंगल देन एवरी कैपेसिटर। मतलब जो C इक्विवेलेंट होगा इसमें लेस देन होता है C1 से, ठीक है। C इक्विवेलेंट टोटल कैपेसिटर इज ऑलवेज लेस देन किसी भी एक सिंगल कैपेसिटर से उसका कैपेसिटर टोटल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कम होगी। सही हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी एनर्जी स्टोर्ड टू अ चार्ज कैपेसिटर। अब हमारे पास जो एनर्जी, हमने क्या करना है कि एनर्जी स्टोर्ड जो होती है कैपेसिटर के अंदर, वो हमने उसको डिस्कस करना है। उसको डिस्कस हम कैसे करेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र अ स्मॉल चार्ज टू द प्लेट्स। कि हमारे पास जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है प्लेट्स में, वो हमने करनी है। दैट इज़ इक्वल्स टू du, जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, V वोल्टेज है, इंटू dq वोल्टेज एज टाइम t, दैट ये हमने यहाँ से एवन q इज इक्वल्स टू CV, कि ये वोल्टेज उस टाइम पे होगा जब हमारे पास चार्ज जो होता है वो CV के इक्वल होता है। जब हमारे पास जैसे जैसे टाइम आगे जाता है तो हमारे पास चार्ज जो होता है क्या होता है, Q से इंक्रीज़ होके Q पे आ जाता है। ये इनिशियल चार्ज है, ये फाइनल चार्ज है। मतलब जब एक वोल्टेज, उसके बाद हमारे पास du, V की जगह हम लोग क्या डाल देते हैं, Q ओवर C। यहाँ से इस फॉर्मूले से Q डिवाइडेड बाय C इज इक्वल्स टू V, जो हमने इसमें डाला। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये तो एक छोटे से पार्ट के लिए, मीन एक स्मॉल एनर्जी हम लोगों ने एक छोटे से चार्ज के लिए की थी, लेकिन जब हम टोटल एक चार्जेस के लिए फाइंड करते हैं टोटल एनर्जी, तो हम लोग इंटीग्रेशन का साइन डालते हैं। हमारे पास चार्ज ज़ीरो से, या हमारे पास कह सकते हैं कि Q से, स्मॉल Q से Q की तरफ गया, मतलब ज़ीरो भी हो सकता है, चार्ज ज़ीरो से गया मीन Q चार्ज की तरफ, तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई C कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ज़ीरो से Q इंटू DQ। इंटीग्रेशन करेंगे 1 डिवाइडेड बाई C Q 1 प्लस 1 ये आपने मैथ 101 में इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, वो भी बाहर आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इस Q स्क्वायर की जगह हमने अपर लिमिट प्लो करनी है और लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, Q का स्क्वायर, लोअर लिमिट 0, 1 डिवाइडेड बाई 2C Q का स्क्वायर आ जाता है। अब हमने क्या करना है, इस C की जगह हम लोग Q ओवर V डालते हैं। मैंने डाल दिया C, Q नीचे आता है, V ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एक चार्ज कैंसिल हो जाता है, QV ओवर 2। अब हमारे पास क्या आ जाता है, 1 ओवर 2 QV। अब Q की जगह हम लोग क्या डालेंगे, CV। मैंने क्या किया, मैंने CV डाल दिया, Q की जगह CV डाला, CV का स्क्वायर आ जाता है, 1 डिवाइड बाई 2V का स्क्वायर। अब अपने हैंड्स आउट्स में ओपन करेंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों को समझा दिया है। सो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड होगी कैपेसिटर में, दैट इज़ हाफ CV का स्क्वायर।
उसके बाद हमारे पास है कि ये जो एनर्जी हम लोगों ने फाइंड आउट की है ये स्टोर कहाँ होती है। ये स्टोर होती है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स। कि मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले बताया था कि ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये नेगेटिव चार्जेस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एनर्जी स्टोर होगी इधर इन द स्पेस। सही हो गया। अब इसको हमारे पास एनर्जी डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी होती है दैट इज इक्वल टू एनर्जी जो स्टोर होगी कैपेसिटर में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम क्या हमारे पास होता है ए इंटू डी के इक्वल होता है वॉल्यूम, ठीक है, ए इंटू डी हो गया। अब एनर्जी की वैल्यू 1/2 सी वी का स्क्वायर इंटू ए डी, तो 1/2 सी वी का स्क्वायर ए डी उसी तरह लिख दिया। सी हमने बिल्कुल लेक्चर के स्टार्ट में हमने कैपेसिटेंस निकाली थी, उस कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने डाली एप्सिलॉन नॉट ए बी का स्क्वायर डी ए डी, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए और ए कैंसिल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी। अब एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2 वी डिवाइडेड बाय डी इसका होल स्क्वायर ले लिया। जो हमारे पास वोल्टेज होती है वो ई इंटू डी होती है और वी ओवर डी है हमारे पास, तो इसका स्क्वायर है, तो ये इक्वल आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के इक्वल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर आ गया और हमारे पास एनर्जी क्या, एनर्जी डेंसिटी क्या आ जाती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। सो एनर्जी डेंसिटी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। सो दिस एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान ये एनर्जी स्टोर होती है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन एवर देयर इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कोई एनर्जी ज़रूर होती है। इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि जहाँ कहीं पे भी एनर्जी होगी वहाँ पर हमारे पास जहाँ कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पर हमारे पास एनर्जी मौजूद होगी। गॉट माय पॉइंट। उसके बाद हमने क्या करना है, नोट्स आप लोग ये पढ़ लें ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। वीडियो को यहीं पॉज करें, यहीं पढ़ें ताकि आप लोगों के माइंड उसी वक्त क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत करीब है। तो अभी ही से ही साथ साथ आप लोग रिवीजन करेंगे ना तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट है, 6 पॉइंट है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक जो होता है इंक्रीज करता है कैपेसिटेंस के इफेक्ट को। और हमारे पास जो ई आर होता है इसका साइन डाइलेक्ट्रिक का, और ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 के इक्वल होता है। हमारे पास क्या करता है, ये मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ पोलराइजेशन इंड्यूस्ड इन द मटेरियल। कैसे करता है वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। अगर हम एयर को रिप्लेस कर देते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक से तो हमारे पास ये वैसे कैपेसिटेंस किसके इक्वल होती है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। दिस इज द परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ परमिटिविटी कांस्टेंट है। तो हमारे पास जब एयर की जगह हम लोग वाटर किसी और रिप्लेस डाइलेक्ट्रिक से सपोज वाटर से करते हैं तो दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ऊपर न्यूमरेटर में है तो इसी से रिलेटिव परमिटिविटी भी ऊपर न्यूमरेटर में करेंगे। गॉट माय पॉइंट। अब हमारे पास है सपोज एक चार्ज है जो कि प्लस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी ये है। बहुत 23rd लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास ये फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का। नाउ दिस चार्ज इज प्लेस्ड इन वाटर, इसको वाटर में प्लेस किया। जो वाटर में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी, वाटर में प्लेस किया तो वाटर मॉलिक्यूल पोलराइज हो गया। जो उसका नेगेटिव पार्ट था वो हमारे पास इस चार्ज की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, वो आपस में डिस्प्लेस हो गए। तो जो नेगेटिव पार्ट था उसने अट्रैक्ट कर दिया, इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट थे वो डिस्प्लेस्ड हो गए। हमारे पास क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो वीकेंड हो गई बाय 1/r। हमने क्योंकि जब हम अभी हमने ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखिए ये इसमें एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी वो भी नीचे ही डिनोमिनेटर में आएगी। मतलब जितनी ज़्यादा हमारे पास जितनी ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही रिलेटिव परमिटिविटी कम होगी, या जितनी रिलेटिव परमिटिविटी कम होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। जितनी रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास ग्रेटर होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। मतलब C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ER और इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ER। ये रिलेशन है। मतलब जितनी ज़्यादा कैपेसिटेंस रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस यूज़ होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो यूज़ होता है कैपेसिटेंस को इंक्रीज करवाने के लिए। लेकिन जितना ज़्यादा हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी।
सही हो गया जी। ये था लेक्चर का एंड। काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी फिज़िक्स 101 से किसी भी लेक्चर से रिलेटेड किसी भी क्विज़ में या किसी भी असाइनमेंट में कोई इशू है तो काइंडली मुझे मैसेज कर दें कमेंट सेक्शन में। मुझे लाजमी बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा लेक्चर। वेरी वेरी थैंक यू।